दोस्तों, आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक और जबरदस्त सस्पेंस थ्रिलर मूवी को लेकर। ये साल 2012 में रिलीज हुई थी। मूवी का नाम आपको स्क्रीन पर देखने को मिल जाएगा। मूवी काफी बड़ी है क्योंकि इसमें एक के बाद एक कई सारे ट्विस्ट्स भरे पड़े हैं, इसलिए मूवी को 1.5x स्पीड पर देखना ताकि अच्छा यूजर एक्सपीरियंस मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये एक्सप्लेनेशन। तो मूवी की शुरुआत न्यूनबाशी ब्रिज से होती है, जहां इंस्पेक्टर नाकामुरा ताकी नाम के एक आदमी को देखता है जो कि कुछ अजीब तरीके से चल रहा होता है। अब ये देखकर नाकामुरा को लगता है कि शायद वो पिए हुए हैं, इसलिए नाकामुरा फौरन उसकी हेल्प करने के लिए उसके पास जाता है। लेकिन वहाँ वो देखता है कि उसके हाथों में खून लगा हुआ है और उसके हाथ में एक ओरिगैमी बर्ड भी है। फिर अचानक वो ओरिगैमी बर्ड ताकी के हाथ से नीचे गिर जाती है और वो भी बेहोश होकर नीचे गिर पड़ता है। अब नाकामुरा की नजर जैसे ही उस पर पड़ती है तो वो देखता है कि ताकी के पेट में किसी ने चाकू से वार किया है। इसके बाद नाकामुरा तुरंत पुलिस डिपार्टमेंट को कॉल करता है कि न्यूनबाशी ब्रिज के स्टैच्यू के पास जल्दी से एम्बुलेंस भेजो, यहाँ एक आदमी पर जानलेवा हमला हुआ है। अब ठीक उसी वक्त हमें एक कैफे में नर्स खानमोरी के साथ इंस्पेक्टर कागा दिखता है। असल में खानमोरी कागा के पिता की देखभाल करती है और वो चाहती है कि कागा अपने फादर की एनिवर्सरी में आए, क्योंकि वो पहली गोल्डन एनिवर्सरी में भी नहीं आया था। लेकिन कागा कहता है कि मैं अपने काम में बहुत ही बिजी हूँ, इसलिए मैं नहीं आ पाऊंगा। तभी हम देखते हैं कि कागा को पुलिस डिपार्टमेंट से कॉल आता है और फिर वो क्राइम सीन यानी उसी ब्रिज की तरफ निकल जाता है। इसके बाद सीन एक बेकरी की तरफ शिफ्ट होता है, जहाँ कावरी नाम की एक लेडी को उसके बॉयफ्रेंड फ्यूकी का कॉल आता है और हम देखते हैं कि फ्यूकी कहीं झाड़ियों में छुपकर उससे बात कर रहा होता है। तभी कावरी उससे उसके इंटरव्यू के बारे में पूछती है, लेकिन फ्यूकी उससे कहता है कि मैंने कुछ कर दिया है। अब आगे वो कुछ कह पाता, इतने में वो कॉल कट कर देता है क्योंकि पुलिस ने उसे देख लिया था। इसके बाद फ्यूकी एक बैग उठाकर डर के मारे वहाँ से भागता है और सीधा रोड की तरफ पहुँचता है। लेकिन तभी एक गाड़ी अचानक आकर फ्यूकी को उड़ा देती है और सीन यहीं पर कट हो जाता है। फिर हम क्राइम सीन पर पुलिस की टीम को देखते हैं, जहां सीनियर इंस्पेक्टर मासूमिया और जेम्स नाकामुरा से पूछताछ कर रहे होते हैं। अब जेम्स कहता है कि शायद विक्टिम को खून बहने की वजह से कुछ दिखाई नहीं दे रहा होगा, इसलिए उसने किसी से मदद नहीं मांगी और वो ब्रिज तक चला गया। लेकिन आखिर उसे चाकू कहाँ मारा गया ये हमें पता करना है। तभी अचानक कागा वहाँ आकर बताता है कि उस विक्टिम को अंडरपास में चाकू मारा गया था, क्योंकि मैंने अभी रास्ते में आते वक्त वहाँ खून के निशान देखे हैं। इसके बाद कागा उस क्राइम सीन के पास लगी स्टैच्यू के पास जाकर कहता है विक्टिम को यहाँ आने में 7 से 8 मिनट लगे होंगे। लेकिन कमाल है कि उसने फिर भी किसी से हेल्प नहीं मांगी और वो ब्रिज तक चला गया। आखिर उसने ऐसा क्यों किया होगा? इसके बाद हम हॉस्पिटल में ताकी की फैमिली को देखते हैं, जिसमें उसके 2 बच्चे यूतो और हरिका और उसकी वाइफ सुनफूमी होती है। असल में वो खबर मिलते ही ताकी को देखने हॉस्पिटल आए होते हैं, लेकिन हॉस्पिटल पहुंचते ही कागा उन्हें बताता है कि जब तक हम आपके हस्बैंड यानी ताकी को हॉस्पिटल लाए तब तक उन्होंने रास्ते में ही दम तोड़ दिया था। अब ये सुनकर सुनफूमी रोने लगती है। खैर, अब सीन कावरी पर आता है, जो कि फ्यूकी को कॉल करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन उसका कॉल नहीं लगता। पर तभी कावरी को फ्यूकी के फोन से पुलिस का कॉल आता है। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में ताकी की बीवी और बच्चे उसकी लाश को देखकर बहुत रो रहे होते हैं। तभी कागा वहां आकर बताता है कि हमें एक फ्यूकी नाम के आदमी के बारे में पता चला है, जिसके पास आपके हस्बैंड का बैग मिला था। क्या आप इस नाम के आदमी को जानते हैं? इसके थोड़ी देर बाद हम कावरी को भी हॉस्पिटल में आता हुआ देखते हैं और इसी बीच कागा भी उसे आते हुए देख लेता है। अब कावरी जल्दी में फ्यूकी के वार्ड में जाती है, जहां डॉक्टर उसे बताता है कि एक्सीडेंट के बाद फ्यूकी कोमा में है और उसकी कंडीशन इस वक्त बहुत ही सीरियस है। उधर इंस्पेक्टर कागा ताकी की फैमिली को उसकी गाड़ी और फ्यूकी के पास मिला बैग दिखाता है। तभी हमें पता चलता है कि उस बैग में एक कैमरा, कैंची और चश्मे का डब्बा था, जो ताकी की फैमिली ने कभी भी उसके पास नहीं देखा था। इसके बाद हम पुलिस डिपार्टमेंट की मीटिंग को देखते हैं, जहां बताया जाता है कि ताकी एक मेटल्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का डायरेक्टर था और उसे उस रात अंडरपास में चाकू मारा गया। लेकिन उसके बाद भी वो 300 मीटर चलकर क्राइम सीन पर मौजूद स्टैच्यू तक गया, जिसके बाद थोड़ी दूर ही उसकी मौत हो गई। अब डॉक्टर की रिपोर्ट के मुताबिक ताकी को रात 8:50 पर चाकू मारा गया था और ये मर्डर वेपन एक 8 सेंटीमीटर का चाकू था, जिस पर सिर्फ विक्टिम के ही फिंगरप्रिंट्स मिले हैं। अब इंस्पेक्टर मासूमिया बताता है कि विक्टिम के आसपास के एरिया में पुलिस को फ्यूकी झाड़ियों में छुपा हुआ मिला था और फिर पकड़े जाने के डर से वो भागने की कोशिश कर रहा था। लेकिन तभी एक गाड़ी से उसका एक्सीडेंट हो गया और अब वो कोमा में है। वो बताता है कि हमें फ्यूकी के पास से ताकी का बैग भी मिला, जिसे वो लेकर भाग रहा था। अब फ्यूकी की बात करें तो वो महज 25 साल का है और अपनी गर्लफ्रेंड कावरी के साथ रेंटेड अपार्टमेंट में रहता है।
फिर कागा बताता है कि फ्यूकी के पास मिले ताकी के बैग में से कुछ भी गायब नहीं था, सब ऐसे के ऐसे ही रखा था। वो कहता है कि उसमें हमें एक कैमरा मिला जिसमें कोई फोटो नहीं थी, साथ ही एक कैफे कार्ड था जो कि वेस्टर्न कैफे का एक मेंबरशिप कार्ड है, और ताकि पिछले 6 महीनों से उस कैफे में जा रहा था। इसके बाद एक और पुलिस ऑफिसर बताता है कि फ्यूकी को उसकी माँ ने पैदा होते ही छोड़ दिया था, जिसके बाद वो 15 साल की उम्र तक अनाथ आश्रम में रहा। उसकी एक क्राइम हिस्ट्री भी है, लेकिन अभी तक उसने सिर्फ छोटी मोटी ही चोरियां की हैं। तो अब ये सुनकर सीनियर इंस्पेक्टर्स फ्यूकी को सस्पेक्ट मानकर अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करने का सोचते हैं। इसलिए अब सीनियर इंस्पेक्टर तनाका कागा और मासूमिया को कावरी के घर जाकर इन्वेस्टिगेशन करने का ऑर्डर देता है, जो कि वो फ्यूकी के साथ रहती थी। और यहाँ हमें एक और बात पता चलती है कि असल में इंस्पेक्टर कागा और इंस्पेक्टर मासूमिया कजिन्स हैं। अब दोनों एक शॉप में जाते हैं जहाँ से ताकी ने वो चश्मा खरीदा था जो इन्हें उस बैग में मिला था। फिर शॉप से निकलकर मासूमिया कहता है कि ताकी का ऑफिस शहर के एक कोने पर है और उसका घर दूसरे कोने पर, लेकिन उसका मर्डर अंडरपास में हुआ, तो आखिर वो इतना दूर यहाँ क्या करने आया होगा। फिर सीन ताकी के घर की तरफ शिफ्ट होता है, जहाँ ताकी के साथ काम करने वाला मैनेजर सुनियो उसकी फैमिली से मिलने आता है। फिर हम देखते हैं कि सुनियो के घर से निकलते ही अचानक बहुत सारे रिपोर्टर्स उसका इंटरव्यू लेने लगते हैं, जिससे एक चीज साफ हो जाती है कि शहर में इस केस को लेकर माहौल गर्म हो चुका है। इसके बाद सीन हॉस्पिटल की तरफ आता है, जहां कागा और मासूमिया कावरी से पूछताछ करने लगते हैं। और यहाँ हमें पता चलता है कि फ्यूकी और कावरी दोनों असल में एक ही अनाथ आश्रम में रहते थे, और फिर 15 साल की उम्र में दोनों ने ही उस अनाथ आश्रम को छोड़ दिया था। इसके बाद कावरी बताती है कि वहाँ से निकलने के बाद उसने 3 साल तक एक कंपनी में काम किया, लेकिन वो कंपनी बाद में बैंकरप्ट हो गई, जिसके बाद ये दोनों टोक्यो आ गए। फिर टोक्यो में आकर फ्यूकी ने एक कंपनी में काम शुरू किया, लेकिन 6 महीने पहले उसे वहाँ से निकाल दिया गया, और तब से वो अपने लिए जगह जगह जॉब ढूंढ रहा है। आखिर में वो बताती है कि उस एक्सीडेंट वाले दिन सुबह सुबह फ्यूकी ने मुझे बताया था कि वो जॉब के सिलसिले में किसी से मिलने जा रहा है, और इंटरव्यू होते ही वो मुझे कॉल करेगा। ये सब सुनने के बाद इंस्पेक्टर कागा कावरी से कहता है कि हमें उस दिन फ्यूकी के पास से एक बैग मिला था, और हमें ये भी पता है कि उस रात एक्सीडेंट से पहले उसने तुम्हें कॉल किया था। तो क्या तुम बताओगी कि तुम दोनों की उस वक्त क्या बात हुई थी? कावरी ये सुनकर डर जाती है, क्योंकि फ्यूकी ने उसे बोला था कि मैंने कुछ कर दिया है। इसलिए अब कावरी कागा से झूठ बोल देती है और कहती है कि उसने बस इतना कहा था कि वो जल्दी ही घर चला जाएगा। फिर कागा बताता है कि फ्यूकी के पास से जो बैग मिला वो ताकी का था, जो एक कंपनी में डायरेक्टर था, और उसकी मौत फ्यूकी के एक्सीडेंट से कुछ ही देर पहले हुई थी। आगे वो कहता है कि उस ताकी नाम के आदमी को किसी ने अंडरपास के पास ही स्टैप करके मारा था, और फिर वहीं एक इंस्पेक्टर ने फ्यूकी को झाड़ियों में छुपा हुआ देखा था, जिसके बाद वो उससे कुछ पूछ पाता उससे पहले ही भागने के चक्कर में फ्यूकी का एक्सीडेंट हो गया, और अब पुलिस को लगता है कि वही किलर है। तो तुम बताओ कि क्या पुलिस सही सोच रही है? तो कावरी ये सुनकर कहती है कि नहीं सर, फ्यूकी कभी ऐसा नहीं कर सकता, वो किसी को नहीं मार सकता, वो बहुत सीधा साधा है। हालांकि उसने कभी थोड़ी बहुत चोरियां मजबूरी में की थी, लेकिन वो किसी का कत्ल नहीं कर सकता। अब पूछताछ के बाद कागा और मासूमिया सीधा ताकी के घर उसकी फैमिली से पूछताछ करने जाते हैं। वहाँ कागा उन्हें फ्यूकी की फोटो दिखाता है और पूछता है कि क्या आपने इसको कभी देखा है, या आपके पति ने कभी इस लड़के के बारे में जिक्र किया था? तो सुनफूमी कहती है कि नहीं ऑफिसर, मैंने इसे कभी नहीं देखा, और अगर ये ऑफिस में उनसे मिला होगा तो मुझे पता नहीं, क्योंकि ताकी ऑफिस की बातें मुझे घर पर नहीं बताता था। वो कहती है कि ताकी हमेशा बिजी रहता था, इसलिए फैमिली में कोई भी उससे बात नहीं कर पाता था। वो इतना बिजी रहता था कि हमारा बेटा यूतो तो ताकी को हमेशा इग्नोर ही करता था। खैर, अब आगे कागा उसे बताता है कि 3 दिन पहले ताकी ने यूतो के स्कूल टीचर से कॉल पर बात की थी और उनसे मिलने भी गया था। क्या इसकी कोई वजह थी? तो ये सुनकर अचानक यूतो अपने कमरे में चला जाता है, और तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहां हम देखते हैं कि एक दिन ताकी ने अपने बेटे यूतो को रोककर उससे पूछा था कि आखिर तुमने स्विमिंग क्यों छोड़ दी, लेकिन यूतो के पास इसका कोई जवाब नहीं होता और वो डर के मारे अपने कमरे में भाग जाता है। अब सीन प्रेजेंट में आता है, जहाँ यूतो किसी चीज को लेकर बहुत परेशान सा दिखता है। फिर अगले सीन में कागा और मासूमिया यूतो के स्कूल में जाकर उसके टीचर से पूछताछ करते हैं। तो टीचर बताता है कि हाँ सर, कुछ दिन पहले ताकी ने मुझसे अपने बेटे यूतो को लेकर बात की थी, क्योंकि वो मुझसे अपने और यूतो के रिलेशन के बारे में बात करना चाहता था, जिसको लेकर उसने मुझसे बस एडवाइस मांगी थी। अब सीन यहाँ से पुलिस डिपार्टमेंट में शिफ्ट होता है, जहाँ एक इंस्पेक्टर सभी को बताता है कि मरने से पहले ताकी एक कॉफी शॉप में गया था और उसने वहाँ पर 2 कॉफी ऑर्डर की थी, यानी वहाँ उसके साथ कोई और भी था। तो मासूमिया ये सुनकर कहता है कि 6 महीने पहले फ्यूकी उसी कंपनी में काम करता था जहाँ ताकी डायरेक्टर था।
तो ये सुनकर सारे पुलिस ऑफिसर्स अनुमान लगाते हैं, तो फिर तो शायद फ्यूकी ही रंजिश की वजह से ताकी से मिलने आया होगा और कंपनी से निकाले जाने के गुस्से में ही उसने अंडरपास से गुजरते वक्त ताकी को चाकू मार दिया होगा, क्योंकि फ्यूकी को निकाले जाने के बाद कोई जॉब नहीं मिली थी और वो अभी भी जॉब ढूंढ रहा था। तो शायद गुस्से और डिप्रेशन में उसने ये सब किया होगा। लेकिन कागा यहाँ सभी से कहता है कि कावरी का कहना है कि वो चाकू फ्यूकी का नहीं है जिससे ताकी का कत्ल हुआ था। तो इस तरह आखिर में सीनियर इंस्पेक्टर अब इन दोनों को फैक्ट्री में इन्वेस्टिगेशन करने और चाकू के असली मालिक का पता लगाने का ऑर्डर देता है। इसके बाद हम कागा और मासूमिया को एक रेस्टोरेंट में देखते हैं। यहाँ कागा मासूमिया से कहता है, मैं कल फैक्ट्री में इन्वेस्टिगेशन के लिए नहीं आ पाऊंगा क्योंकि मुझे पता करना है कि ताकि मर्डर वाले दिन अपने घर और ऑफिस से इतनी दूर न्यूनबाशी ब्रिज पर क्यों गया था और आखिर उस स्टैच्यू के पास आकर ही उसने दम क्यों तोड़ा, किसी को पुकारा क्यों नहीं। इस तरह अब मासूमिया अकेले ही अगले दिन ताकी की फैक्ट्री में पूछताछ करने के लिए चला जाता है। अब वहाँ उसे पता चलता है कि ताकी बहुत ही अच्छा डायरेक्टर था और वो महीने में एक बार फैक्ट्री में रेगुलर चेकिंग के लिए आता था, जबकि बाकी दिन वो अपने ऑफिस से ही सारा काम ऑपरेट करता था। फिर जब मासूमिया फ्यूकी के बारे में पूछता है तो वो बताते हैं कि फ्यूकी तो बस एक टेम्पररी वर्कर था, इसलिए उसे 6 महीने पहले निकाल दिया गया था। इसके बाद फैक्ट्री का मैनेजर मासूमिया को उस जगह पर ले जाता है जहां फ्यूकी काम करता था। अब उसी वक्त एक वर्कर हेनरी मशीन में चढ़कर इंटरलॉक कर रहा होता है कि तभी मैनेजर गुस्से में उसे डांटता है और मशीन बंद करके इंटरलॉक करने को कहता है, क्योंकि ऑन मशीन में ऐसा करना खतरनाक हो सकता है। अब इसी बीच मासूमिया मैनेजर से पूछता है कि क्या कभी फ्यूकी की मुलाकात ताकी से हुई थी, तो मैनेजर जवाब देता है, नहीं, इसका कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि ताकि रेगुलर चेकिंग के लिए सिर्फ वर्किंग एरिया में ही आता था। इसके बाद सीन कागा पर शिफ्ट होता है, जो न्यूनबाशी में ये पता लगाने की कोशिश कर रहा होता है कि ताकि उस रात वहाँ क्या करने गया था। वही अचानक कागा को एक लेडी का कॉल आता है जो उसे न्यूनबाशी के एक कैफे में बुलाती है। अब कागा फौरन उस कैफे में पहुँचता है और यहाँ हमें पता चलता है कि उस लेडी का नाम लीसा है और साथ ही लीसा उस कैफे में काम करती है और एक ड्रामा आर्टिस्ट और ब्लॉगर भी है। खैर, अब लीसा कागा को बताती है कि ताकि पिछले 6 महीने से हमारे कैफे में आ रहा था और हर वीकेंड वो गोल्फ ड्रेस पहनकर आता था। फिर एक दिन उसने मुझे बताया था कि वो यहाँ एक्सरसाइज करने और घूमने आता है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता था क्योंकि उसके हाथों में हमेशा एक कैमरा और मैप रहता था। और इसी बीच उसने मुझे एक बार कुछ रास्तों के बारे में भी पूछा था। लेकिन ऑफिसर, जब मुझे पता चला कि ताकि का मर्डर केस आप इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, तो मैंने आपको कॉल किया ताकि आपको ये सब बता सकूं। तो ये सुनकर कागा लीसा का शुक्रिया अदा करता है और कहता है कि आगे कुछ और पता चले तो मुझे जरूर बताना। इसके बाद सीन अब मासूमिया की तरफ आता है, जो फिलहाल फैक्ट्री के बाहर होता है। अब ब्रेक होते ही मासूमिया सीधा हेनरी के पास जाकर उससे बात करने लगता है, क्योंकि उसने ये नोटिस कर लिया था कि हेनरी फ्यूकी के बारे में जरूर कुछ जानता है। अब हेनरी उसे बताता है कि मैं और फ्यूकी बहुत अच्छे दोस्त थे और फ्यूकी भी मेरी तरह इंटरलॉक का काम करता था। वो कहता है कि असल में इंटरलॉक करते वक्त अगर हमारा पैर बेल्ट में फंस जाए तो मशीन अपने आप बंद हो जाती है, लेकिन हमारी कंपनी की सेफ्टी खराब है, जिस वजह से कई बार हादसे हो चुके हैं। वो आगे बताता है कि सर, नौकरी से निकाले जाने के एक दिन पहले फ्यूकी भी यही कह रहा था और अचानक उसका पैर भी बेल्ट में फंस गया और उसे चोट लग गई, जिसके बाद उसे 1 हफ्ते का पे ऑफ तो मिला, लेकिन हॉस्पिटल में होने के बावजूद कंपनी ने उसे कोई पैसे नहीं दिए और उल्टा उसे जॉब से निकाल दिया गया, जबकि वो बहुत मेहनत कर रहा था। ऊपर से उसको निकालने के बाद पूरे स्टाफ को इस बात को दबाने को कहा गया। इसलिए जब आप फैक्ट्री में आए तो मैंने आपसे ये बात नहीं कही, क्योंकि इससे मेरी जॉब को खतरा हो सकता था। फिर मासूमिया कहता है कि वर्क प्लेस पर होने वाले एक्सीडेंट का पैसा तो कंपनी देती है, फिर तुम्हारी कंपनी ने ऐसा क्यों नहीं किया? तो हेनरी जवाब देता है कि हमारी कंपनी के मैनेजमेंट में ऐसा नहीं है और प्लीज आप ये बात किसी को मत बताना, वरना मेरी जॉब चली जाएगी। तो मासूमिया ये सुनकर उससे कहता है कि फिक्र मत करो, मैं ये बात किसी को नहीं कहूँगा। अब इसके बाद मासूमिया फ्यूकी के साथ फैक्ट्री में क्या क्या हुआ इस बारे में अपने सीनियर ऑफिसर्स को बताता है, जिसके बाद वो लोग अंदाजा लगाते हैं कि शायद ताकि ने ही फ्यूकी को जॉब से निकाला होगा, इसलिए गुस्से में फ्यूकी ने उसे चाकू मार दिया। लेकिन इंस्पेक्टर जेम्स कहता है कि ये बात अभी कंफर्म नहीं हुई और साथ ही ये भी कंफर्म नहीं हुआ है कि वो चाकू फ्यूकी का है। अब फिर से सीन हॉस्पिटल की तरफ शिफ्ट होता है, जहाँ कावरी फ्यूकी को याद करके उस दिन के बारे में सोच रही होती है, जब सुबह सुबह फ्यूकी अपनी नई जॉब
जॉब के इंटरव्यू के लिए अपने नए सॉक्स ढूंढ रहा था और उसी शाम उसका एक्सीडेंट हो गया। असल में कावरी उस वक्त बहुत गुस्सा थी क्योंकि फ्यूकी 6 महीने से बेरोजगार था और इन लोगों ने किराया भी नहीं दिया था। तो यही सब याद करके कावरी बहुत रोती है। वहीं दूसरी तरफ हमें ताकी का फ्यूनरल दिखाया जाता है, जहाँ मैनेजर सुनियो यूतो से उसके स्विमिंग के बारे में पूछता है। वो कहता है कि तुम्हारे पापा को तुम पर बहुत नाज था कि तुम स्विमिंग सीख रहे थे और वो भी तुम्हारी उम्र में बहुत अच्छे तैराक थे। फिर सीन अगली मॉर्निंग में शिफ्ट होता है, जहां हमें दिखाया जाता है कि फ्यूकी के साथ फैक्ट्री में जो एक्सीडेंट हुआ था उसके बारे में मीडिया को पता चल गया था। यहां तक कि मैनेजर सुनियो का भी बयान यही था कि ताकी ने ही फ्यूको को हटाया था। इस तरह अब सुनियो का बयान सुनकर सबको यही लगने लगता है कि ताकी को उसके कर्मों की सजा मिली। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ये बात अब यूतो और हरिका के स्कूल के बच्चों को भी पता चल जाती है, जिसके बाद वो उन पर तंज कसने लगते हैं। इसके बाद हम कागा को वापस लिसा के कैफे में देखते हैं। असल में एक बूढ़े आदमी मुरनाशी ने ताकी को कहीं पर देखा था और इस बारे में लिसा को पता चल गया था, इसलिए उसने कागा को कॉल करके बुलाया था। अब मुरनाशी से पूछताछ करने पर वो इन्हें एक टेम्पल में ले जाता है और बताता है कि मैंने ताकी को यहीं देखा था क्योंकि वो चढ़ावे के लिए छोटे छोटे पर्पल ओरिगेमी कीरीन यहाँ लाया था और उनकी फोटो ले रहा था। तो ये सुनकर लिसा टेम्पल का मैप उठाती है और बताती है कि इस जगह पर 7 लकी गॉड टेम्पल हैं। जिसके बाद कागा समझ जाता है कि ताकी पिछले 6 महीने से इन मंदिरों में मन्नत मांगने आता था। इधर सीन कावरी पर आता है, जिसे जॉब से निकाल दिया गया था क्योंकि उसके बॉयफ्रेंड पर मर्डर का इल्जाम लगा था। अब कावरी सीधे अपने घर जाती है और उसे एक फ्लैशबैक याद आता है जिसमें वो और फ्यूकी बहुत खुश थे और यहाँ हमें पता चलता है कि फ्यूकी को कारपेंट्री का बहुत शौक था। तभी कावरी को हॉस्पिटल से कॉल आता है, जिसके बाद हम कावरी को हॉस्पिटल में फ्यूकी की डेड बॉडी के सामने देखते हैं और ये देखकर वो अचानक एकदम से बेहोश हो जाती है और तभी हमें पता चलता है कि कावरी असल में 3 महीने की प्रेग्नेंट थी। इसके बाद कागा कावरी से बात करता है तो कावरी रोते हुए कहती है कि मैंने ही फ्यूकी को जॉब ढूंढने और पैसे लाने के लिए फोर्स किया था और मेरे कारण ही उसने ऐसा कदम उठाया और वो मारा गया। ये सुनकर कागा हैरानी से पूछता है कि कौन सा कदम उठाया, आखिर तुम किस बारे में बात कर रही हो। तो अब वो सच बोलती है कि जिस दिन फ्यूकी ने मुझे लास्ट कॉल किया था तो उसने ये नहीं कहा था कि वो जल्दी घर आ जाएगा, बल्कि उसने ये कहा था कि उसने कुछ गलत कर दिया है। ये पता चलते ही अब कागा के होश उड़ जाते हैं कि क्या सच में फ्यूकी ने ही ऐसा कुछ किया था। अब सीन पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ शिफ्ट होता है, जहां सभी को पता चल जाता है कि एक्सीडेंट से पहले फ्यूकी ने कुछ कर दिया था, जैसा उसने कावरी को बताया था। यानी अब शक की सुई फ्यूकी की तरफ ही बढ़ती जा रही थी। लेकिन फिर मासूमिया उन्हें बताता है कि एक्सीडेंट के दिन फ्यूकी एक इंटरव्यू में जाने वाला था, लेकिन जब हमने उसके कॉल रिकॉर्ड्स को चेक किया तो हमें कोई सबूत नहीं मिला कि उसका इंटरव्यू होने वाला था। इसका मतलब फ्यूकी ने किसी जॉब का पोस्टर देखा होगा जिसके लिए वो जाने वाला होगा और इसीलिए उसने कावरी से नए सॉक्स मांगे होंगे। तो इसके बाद सीनियर ऑफिसर कागा को उस दिन फ्यूकी कहाँ पर इंटरव्यू देने गया था इसका पता लगाने को कहता है। लेकिन कागा पहले ये इन्वेस्टिगेट करना चाहता था कि ताकि उन टेम्पल्स में क्यों जा रहा था, इसलिए वो पहले इसी की तफ्तीश में लग जाता है। फिर 7 टेम्पल्स के पुजारी उसे बताते हैं कि ताकि 6 महीनों से यहाँ आ रहा था और वो हमेशा कलरफुल किरीन यहाँ चढ़ाता था और उनकी फोटो लेता था। इसी बीच एक मंदिर का पुजारी उन्हें बताता है कि इस मंदिर में लोग प्रेग्नेंट लेडी या डूबते इंसान की रक्षा के लिए प्रार्थना करने आते हैं। तो कागा सोचने लगता है कि प्रेग्नेंट तो सिर्फ कावरी है, जबकि ताकि यहाँ 6 महीनों से आ रहा था। फिर आखिर इसमें क्या कनेक्शन हो सकता है। इसके बाद सीन ताकि के घर की तरफ आता है, जहाँ हरिका स्कूल से आकर बहुत रो रही होती है क्योंकि स्कूल में बच्चों ने उसे ताना मारा था कि उसके फादर ने फ्यूकी को जॉब से निकालकर गलत किया और उन्हें उनके कर्मों की सजा मिली। इसके बाद हरिका अपने कमरे में चली जाती है, जिसके थोड़ी देर बाद कागा और मासूमिया वहाँ आते हैं। तो कागा जवाब देता है कि हमें अभी पता नहीं चला कि तुम्हारे पिता ने किरीन स्टैच्यू के पास ही अपना दम क्यों तोड़ा था। उस रात उन्होंने 300 मीटर की दूरी तय की, लेकिन किसी से भी मदद नहीं मांगी। तो आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया। तो यूतो कहता है कि मेरे फादर को उनके एक्स एम्प्लॉय ने मार डाला और वो उस दिन शायद वहाँ घूम रहे होंगे। आप लोग क्यों फालतू में इस केस को खींच रहे हैं, क्योंकि आपको इसी चीज के तो पैसे मिलते हैं। असल में यूतो अपनी बहन की हालत को देखकर परेशान था और जल्दी से केस बंद करवाना चाहता था, इसलिए वो ये सब बोले जा रहा था। तभी मासूमिया उसे कहता है तुम्हारे फादर वहाँ बेवजह नहीं थे, उनका वहाँ जाने का कोई तो मोटिव था। फिर जब वो यूतो से किरीन स्टैच्यू के बारे में पूछता है कि क्या तुम्हारे पिता उसके पास कभी जाया करते थे, तो यूतो किरीन नाम सुनते ही अपने कमरे की तरफ भाग जाता है। इसके बाद सुनफूमी बताती है
कि पहले यूतो अपने फादर से इतना रूठा हुआ नहीं था, लेकिन 3 साल पहले उसने स्विमिंग छोड़ दी और जब ताकी ने इसका रीजन पूछा तो उसने जवाब नहीं दिया और उसी दिन से दोनों का रिश्ता खराब हो गया। फिर कागा पूछता है कि ऐसा क्या हुआ था यूतो के साथ, तो सुनफुमी बताती है कि यूतो के साथ कुछ नहीं हुआ था, बल्कि उसके स्कूल में हारून नाम का एक लड़का था जिसे उसकी टीचर ने रात को पानी में डूबते देखा था। फिर सबको लगा कि हारून मर जाएगा, लेकिन उसे बचा लिया गया। लेकिन मेरे बेटे के अंदर उस दिन का डर ऐसे बैठ गया कि उसी दिन उसने स्विमिंग छोड़ दी। फिर कागा पूछता है कि क्या आपके पति रिलीजियस थे या फैमिली में कोई लेडी प्रेग्नेंट है, तो सुनफुमी कहती है कि नहीं, ताकि बिल्कुल भी रिलीजियस नहीं था और हमारी फैमिली में तो कोई भी प्रेग्नेंट लेडी है ही नहीं, लेकिन आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं। तो कागा कहता है कि वो मैं आपको केस सॉल्व होने के बाद ही बताऊंगा। इसके बाद सीन यूतो पर आता है जो अपने कमरे में कंप्यूटर पर किरीन के बारे में सर्च कर रहा होता है। फिर पुलिस स्टेशन में एक इंस्पेक्टर बताता है कि जिस दिन फ्यूकी का एक्सीडेंट हुआ था उससे एक दिन पहले सुबह एक पोस्टर देखने के बाद ही वो जॉब इंटरव्यू के लिए गया था, लेकिन वहाँ कंपनी का मालिक मौजूद नहीं था तो उसे अगले दिन आने को कहा गया। लेकिन जब अगले दिन सुबह 6 बजे फ्यूकी वहाँ गया तो तब भी उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, पर उसकी काबिलियत को देखकर बॉस ने उसे एक और जगह इंटरव्यू देने को कहा, लेकिन वहाँ भी उसका सिलेक्शन नहीं हुआ क्योंकि फ्यूकी ने कारपेंटर बनने के लिए इंटरव्यू दिया था, जबकि वो उसमें प्रोफेशनल नहीं था बल्कि ये सिर्फ उसकी हॉबी थी। साथ ही उसने नए सॉक्स इसीलिए मांगे थे क्योंकि जहाँ वो इंटरव्यू देने गया था वहाँ शूज अलाउड नहीं थे। अब अगले सीन में हम कागा को कावरी के घर पर देखते हैं, जहाँ कागा उसे बताता है कि इंटरव्यू के लिए फ्यूकी कारपेंटर शॉप पर गया था और वो अपनी हॉबी को प्रोफेशन बनाना चाहता था, लेकिन उसकी नौकरी नहीं लगी। तो कावरी बताती है कि मैं प्रेग्नेंट थी, पर मैंने ये बात फ्यूकी से नहीं कही क्योंकि मुझे डर था कि वो मुझे छोड़कर न भाग जाए। फिर कागा कहता है कि तुमने तो कहा था कि तुम्हें यकीन है कि फ्यूकी किलर नहीं हो सकता, फिर तुमने इस बात पर यकीन क्यों नहीं किया कि वो तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाएगा। तो कावरी इस सवाल का जवाब नहीं दे पाती और वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम कागा और मासूमिया को वापस ताकी के घर में देखते हैं, जहाँ हरिका ने खुद की जान लेने की कोशिश की होती है। अब उसी रात कावरी उस जगह पर जाती है जहाँ फ्यूकी उस दिन झाड़ियों में छुपा था, लेकिन तभी कागा वहाँ आ जाता है और उससे वहाँ आने की वजह पूछता है। तो कावरी उसे बताती है कि जब हम टोक्यो आए थे तो हमें कुछ पता नहीं था कि आखिर हमें कहाँ जाना है, इसलिए हमने एक ट्रक ड्राइवर से कहा था कि जहाँ से टोक्यो शुरू होता है हमें वहाँ छोड़ देना। इसके बाद उसने हमें किरीन स्टैच्यू के पास छोड़ा था और बताया था कि टोक्यो के सारे रास्ते यहाँ से शुरू होते हैं और वो मूवमेंट हमारे लिए बहुत खास था क्योंकि हम दोनों अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने वाले थे। अब कागा उसे बताता है कि किरीन एक जापानी लेजेंडरी एनिमल है, उसके पंख नहीं थे, लेकिन टोक्यो की सारी सड़कें यहाँ से शुरू होती हैं, इसलिए इस स्टैच्यू में पंख लगाए गए हैं। फिर ये कहते हुए कागा यूतो को ब्रिज की दूसरी तरफ नोटिस करता है और फिर कागा को देखकर अचानक से यूतो वहाँ से भाग जाता है और स्टेशन की तरफ पहुँचता है। अब उसी रास्ते में मासूमिया जो कागा का वेट कर रहा था वो यूतो को देख लेता है और उसका पीछा करने लगता है। तभी वो देखता है कि स्टेशन पर यूतो की मुलाकात मैनेजर सुनियो से होती है। असल में सुनियो के बयान से सबको फैक्ट्री में क्या हुआ था वो पता चल गया था और इसी वजह से यूतो की बहन की हालत ऐसी हो गई थी। इसलिए फ्रस्ट्रेशन में यूतो सुनियो पर हमला कर देता है और कहता है कि मेरे फादर ऐसा कभी नहीं कर सकते, मुझे उन पर पूरा यकीन है, उन्होंने उस लड़के को नहीं निकाला होगा, मुझे पता है। लेकिन तभी मासूमिया बीच में आकर उसे रोक लेता है। फिर अब अगले सीन में मासूमिया कागा को बताता है कि जब फ्यूकी का इंटरव्यू हो रहा था तब दोनों कारपेंटर शॉप के बॉसेस ने उसके हाथ में कोई भी चाकू नहीं देखा था। तो ये सुनकर अब उसको कुछ याद आता है और वो किरीन स्टैच्यू के सिक्योरिटी कैमरा को दोबारा से चेक करता है। फिर यहाँ उसे पता चलता है कि उस दिन जिस वक्त ताकी कॉफी शॉप में किसी आदमी के साथ था उस टाइम पर फ्यूकी किरीन स्टैच्यू पर था क्योंकि उसकी जॉब नहीं लगी थी, इसलिए वो यहाँ पर शांत होने के लिए आया था क्योंकि ये जगह उसके लिए बहुत स्पेशल थी। अब अगले सीन में हम कागा और मासूमिया को खान मोरी के सामने देखते हैं और यहाँ हमें पता चलता है कि कागा के फादर ने उसकी मॉम और उसे छोड़ दिया था और इसी वजह से कागा अपने फादर की ग्रैंड एनिवर्सरी में नहीं जाना चाहता था। लेकिन इसके बावजूद कागा अपने फादर पर चुपके से नजर रखता था और खान मोरी से उनका हालचाल पूछा करता था क्योंकि कहीं ना कहीं वो उनकी फिक्र करता था। अब खान मोरी उसे बताती है कि आपके फादर के पास ज्यादा टाइम नहीं है, इसलिए वो बस आपसे मिलकर बात करना चाहते हैं और आपको बहुत याद करते हैं, इसलिए वो अपना आखिरी समय आपके साथ बिताना चाहते हैं।
तो ये सुनकर कागा वहाँ से चला जाता है और तभी रास्ते में वो कुछ सोचता है कि मुझे समझ में आ गया कि यूतो जो अपने फादर से इतनी नफरत करता था, आखिर उसने गुस्से में सुनियो को क्यों पीटा। असल में उसे एहसास हुआ कि उसके फादर ऐसा नहीं कर सकते, इसलिए शायद यूतो को ये भी पता था कि उसके फादर किरीन स्टैच्यू के पास ही क्यों मरे। फिर अगली सुबह किरीन स्टैच्यू की सीसीटीवी फुटेजेस से पुलिस को पता चलता है कि फ्यूकी निर्दोष है, यानी कैफे में ताकी के साथ उस दिन कोई और इंसान था। तो अब उन्हें बस ये पता लगाना था कि उस दिन ताकी के साथ आखिर कौन था और उसने उसे क्यों मारा। तभी हमें पता चलता है कि कागा ने इस केस को कंप्लीट करने के लिए थोड़ा टाइम मांगा है, क्योंकि वो यूतो के बारे में इन्वेस्टिगेट करना चाहता है। फिर कागा और मासूमिया यूतो के टीचर से मिलते हैं और 3 साल पुराने स्विमिंग पूल हादसे के बारे में पूछते हैं। तो टीचर उन्हें बताता है कि 3 साल पहले स्विमिंग कंपटीशन के दिन मैं ऑफिस में काम करके लेट निकल रहा था। तभी मैंने हारून को पानी में डूबते देखा और मुझे लगा कि वो मर जाएगा, इसलिए मैंने उसे बचा लिया। पर उस दिन से हारून ने स्विमिंग छोड़ दी और मुझे अब तक नहीं पता कि उसने ऐसा क्यों किया और वो आजकल कहाँ है। इसके बाद अगले सीन में हम कावरी के घर में खानमोरी को देखते हैं। असल में खानमोरी की मुलाकात कावरी से हॉस्पिटल में हुई थी। खैर, अब कावरी उसे बताती है कि मैं जहाँ से आई थी अब वापस वहीं चली जाऊंगी। ऊपर से मैं इस बच्चे को भी नहीं पालना चाहती, क्योंकि मैं एक माँ बनने के लिए रेडी नहीं हूँ। ये सुनकर खानमोरी कहती है कि अगर फ्यूकी यहाँ होता तो वो तुझे ऐसा कभी भी करने नहीं देता। फिर दूसरी तरफ कागा यूतो के पास आकर कहता है कि 3 साल पहले तुमने स्विमिंग कंपटीशन में भाग लिया था और उस दिन टीचर ने हारून को स्विमिंग पूल में डूबते पाया था और तभी से तुमने स्विमिंग छोड़ दी। वो कहता है कि मैं जानता हूँ कि ताकि उन टेम्पल्स में सिर्फ प्रेग्नेंट लेडी के लिए नहीं बल्कि डूबते इंसान को बचाने के लिए भी मन्नत मांगने जाता था, और मुझे ये भी पता है कि तुम सारी सच्चाई जानते हो, इसलिए अच्छा होगा कि तुम मुझे सब बता दो ताकि मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। ये सुनकर यूतो कहता है कि इसका इससे कोई लेना देना नहीं है और ऐसा कहकर वो चला जाता है। इसी बीच वहाँ मासूमिया से मिलने हेनरी आता है, जो उसे बताता है कि मैनेजर सुनियो ने गलत बयान दिया था, क्योंकि असल में ताकि मशीन सेफ्टी की खराबी को ठीक करना चाहता था, लेकिन सुनियो और बाकी मैनेजर्स ने इसे दबा दिया। उधर हम देखते हैं कि यूतो अपने स्कूल के दोस्तों यूक और कांता को स्टेशन के पास मिलने बुलाता है। वहीं दूसरी तरफ कागा और मासूमिया हारून का पता लगाकर उसके घर जाते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि हारून इसी इंसिडेंट के बाद पैरालाइज्ड हो गया था। अब कागा हारून की मॉम से पूछता है कि 3 साल पहले क्या हुआ था। तो हारून की मॉम बताती है कि उस दिन हारून की एक गलती की वजह से उसकी टीम स्विमिंग कंपटीशन हार गई थी और फिर उसने मुझसे रोते हुए कॉल पर कहा था कि वो प्रैक्टिस करके घर आएगा, लेकिन मुझे क्या पता था कि वो पूल में खुद को मारने की कोशिश करेगा और उसका ये हाल हो जाएगा। इस बीच कागा ताकी की फोटो उन्हें दिखाकर पूछता है कि ये इंसान 6 महीनों से 7 लकी टेम्पल्स में लकी किरीन चढ़ाता था, क्या आपने इसे कहीं देखा है? तो वो कहती है कि मैंने इसे नहीं देखा, हाँ लेकिन हीना नाम की एक लेडी पिछले 1 साल से मंदिर में चढ़ाए गए किरीन की फोटो मुझे भेज रही थी और मेरे बच्चे के लिए मन्नत मांग रही थी। तो ये सुनकर कागा और मासूमिया हैरान होकर वापस चले जाते हैं। फिर रास्ते में मासूमिया को स्विमिंग कंपटीशन की फोटो से पता चलता है कि हारून, यूतो, यूक और कांता चारों एक ही टीम में थे। जिसके बाद कागा सीधा यूक के घर जाता है, जहाँ यूक की मॉम उसे बताती है कि वो अभी अभी अपने दोस्तों से मिलने स्टेशन गया है। इसके बाद कागा स्टेशन पहुँचता है और वहाँ उसे यूतो और कांता तो मिल जाते हैं, लेकिन यूक अभी तक यहाँ नहीं आया था, हालांकि वो घर से कब का निकल चुका था। इसके बाद कागा और मासूमिया स्टेशन में यूक को ढूंढने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ यूक ट्रेन के सामने आकर खुद को खत्म करने की कोशिश कर ही रहा होता है कि तभी मासूमिया यूक को देख लेता है और समय रहते उसे बचा लेता है। फिर अगले सीन में हम कागा को यूतो के कमरे में देखते हैं, जहां कागा उससे पूछता है कि तुम्हें पता है कि उस दिन यूक तुम्हारे फादर से क्यों मिला था और तुम ही हो ना जो किरीन की फोटो हारून की मॉम को भेजते थे। तो अब यूतो उसे सच्चाई रिवील करता है। वो बताता है कि 3 साल पहले हारून की जल्दबाजी की वजह से हम चारों स्विमिंग कंपटीशन हार गए थे, इसलिए उसे सजा देने के लिए हमने रात को उससे ट्रेनिंग करवाई थी। लेकिन जब हमें पता चला कि हमारा टीचर स्कूल में है तो मैं, यूक और कांता भागने लगे, पर तभी हमने नोटिस किया कि हमने हारून को स्विमिंग पूल से नहीं निकाला, जिस वजह से हारून पानी में डूब रहा था। इसके बाद फौरन हमने उसे पानी से निकाला और सीपीआर दिया, लेकिन फिर भी वो होश में नहीं आया। लेकिन इतने में टीचर ने हमें वहाँ से भगा दिया और फिर अगली मॉर्निंग टीचर ने सबको बताया कि हारून स्विमिंग करते करते पूल में डूब गया और हारने की वजह से उसने खुद को खत्म करने की कोशिश की, लेकिन मैं समय पर पहुँच गया और मैंने उसे बाहर निकाल लिया। यूतो आगे बताता है कि यूक, कांता और मेरी वजह से हारून की जिंदगी बर्बाद हो गई और हमें ये बात 1 साल पहले हारून की मॉम के ब्लॉग से पता चली, क्योंकि हमें टीचर ने ये सब नहीं बताया था कि हारून को दिक्कत हो चुकी है। हमें तो लगा था कि वो कहीं दूर चला गया होगा, इसलिए बाद में मैं बहुत ही गिल्टी फील करने लगा और हीना नाम की एक फेक आईडी बनाई
और हर वीकेंड उन 7 टेम्पल्स में किरीन चढ़ाने लगा ताकि हारून ठीक हो जाए। लेकिन 7 महीने पहले मेरे लैपटॉप से पापा को ये बात पता चल गई, जिसके बाद उन्होंने मुझे कॉन्फ्रंट किया और फिर मैंने हिना की आईडी चलानी छोड़ दी। असल में पापा को लगा था कि मैं हारून का अच्छा दोस्त हूँ, इसलिए ये कर रहा हूँ। इसलिए जब मैंने वहाँ जाना छोड़ दिया तो पापा चुपके से मेरी जगह टेम्पल्स में जाने लगे और फिर वो किरीन चढ़ाते थे, उनकी फोटो लेते थे और हिना की आईडी से पोस्ट करते थे। यूतो कहता है कि मुझे इस बारे में तब पता चला जब आप उस दिन मेरे घर पर आए और आपने किरीन के बारे में मुझसे पूछा और इसीलिए मैं उस दिन बिना कोई जवाब दिए ऊपर आ गया था। इसके बाद फिर मैंने जब हिना की आईडी को दोबारा खोली तो मुझे पापा की सारी सच्चाई पता चल गई कि वो मेरा काम करने में लगे थे और वो इंटरनेट कैफे कार्ड असल में उसी कैफे का था जहाँ से पापा हिना की आईडी से फोटो डालते थे ताकि किसी को ये बात पता न चले। असल में सारी फोटो उन्होंने अपने कैमरे से ली थी और उन्हें लग रहा था कि मुझे पूरी बात पता नहीं चली। फिर यूतो बताता है कि मर्डर से पहले पापा ने एक कैफे में यूक को बुलाया क्योंकि वो भी हमारी टीम में था और उसे सच्चाई पता थी और वहाँ यूक ने पापा को सारी बात बता दी। पापा वहाँ से निकल गए, लेकिन अंडरपास से गुजरते वक्त यूक उनके पास आया और पूछा कि अब आप यूतो के साथ क्या करोगे। तो पापा ने कहा कि यूतो को उसके किए की सजा मिलनी चाहिए। असल में वो पुलिस को सब बताने वाले थे। तो ये सुनकर डर के मारे यूक ने पापा को पेट में चाकू मार दिया और वहाँ से भाग गया। अब यूक को लगा कि वो पकड़ा जाएगा, लेकिन जब फ्यूकी की खबर सबको पता चली तो उसे सस्पेक्ट माना गया। तो ये यूक के लिए मिरेकल था। फ्यूकी एक्सीडेंट की वजह से कोमा में चला गया था और फिर यूक को लगा कि फ्यूकी कभी कोमा से बाहर नहीं आएगा और ये केस बंद हो जाएगा। लेकिन जब पुलिस ने 3 साल तक पुराने इंसिडेंट की इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो यूक को लगा कि उसका खेल खत्म हो गया। इसके बाद उसने सोचा कि मर जाना ही सही है, इसलिए वो स्टेशन में मरने गया था, लेकिन मासूमिया सर ने उसे बचा लिया। अब इतना सब सुनकर कागा यूतो को बताता है कि जब तुम्हारे पापा को सच्चाई पता चली और यूक ने उन्हें चाकू मारा तो उन्होंने चाकू पर अपने निशान डाल दिए क्योंकि उन्हें लगा कि उनका बेटा आज इस मुसीबत में इसलिए है क्योंकि उन्होंने कभी उसे टाइम नहीं दिया। और किरीन स्टेच्यू में लगे विंग्स का मतलब तुम्हारे पापा को पता था, जो था विंग्स ऑफ करेज, इसलिए मरते वक्त भी उन्होंने अपने बारे में नहीं सोचा और वो सीधा किरीन स्टेच्यू के पास गए और वहाँ वो अपनी किरीन रखना चाहते थे ताकि वो तुम तक ये मैसेज पहुँचा सके कि अपने अंदर करेज लाओ। और यही वजह थी कि चाकू की जांच में हमें सिर्फ ताकि के ही निशान मिले। तो ये सुनकर अब यूतो रोने लगता है। अब सीन पुलिस डिपार्टमेंट पर आता है जहाँ टीचर को पूछताछ के लिए बुलाया जाता है। अब कागा टीचर से कहता है कि एक सच्चाई छुपाने की वजह से 5 लोगों और उनके परिवारों की जिंदगी तुमने खराब कर दी। कागा पूछता है कि मरने से 3 दिन पहले ताकि तुमसे मिलने क्यों आया था। तो टीचर बताता है कि वो 3 साल पुराने इंसिडेंट के बारे में पूछने आया था, लेकिन मैंने उसे कुछ नहीं बताया। तो कागा कहता है कि कम से कम उस टाइम तो तुम्हें सच बोल देना चाहिए था। तो टीचर कहता है कि मैंने ये सब बच्चों को बचाने के लिए किया और स्कूल की बदनामी ना हो इसलिए किया। अब कागा गुस्से में कहता है कि देखो अब उन बच्चों का क्या हाल है, इसके जिम्मेदार तुम भी हो। ये सुनकर टीचर रोने लगता है। फिर अगले सीन में हम कागा, मासूमिया और कावरी को उसी अंडरपास के पास देखते हैं जहाँ ताकी को चाकू मारा गया था। कावरी यहाँ ताकी की आत्मा की शांति के लिए फूल रखती है और फिर कागा उसे आखिरी सच बताता है कि उस दिन इंटरव्यू में फेल होने के बाद फ्यूकी यहाँ पर आया था क्योंकि वो उस वक्त 3 जगहों से रिजेक्ट हुआ था और बहुत निराश था। लेकिन तभी उसने ब्रिज के दूसरी तरफ ताकी को देखा और सोचा कि शायद वो उसे जॉब दे सकता है। इसलिए जब वो जॉब के लिए ताकी के पीछे गया तो उसने अंडरपास में ताकी को घायल देखा। फिर ये देखकर फ्यूकी के दिमाग में लालच आ गया और उसने ताकी की मदद करने की जगह उसका बैग उठाया और वहाँ से भाग गया। लेकिन इसके बाद उसे गिल्ट हुआ, इसलिए वो बैग लौटाना चाहता था और उसकी मदद करना चाहता था। इसलिए वो वहाँ वापस आया और जब वो झाड़ियों में छुपा था तब तुमने उसे कॉल किया, पर तभी पुलिस ने उसे देख लिया और वो भागने लगा और एक गाड़ी के सामने आ गया। अब कागा आगे कहता है कि फ्यूकी को तुम्हारे बच्चे के बारे में पता था क्योंकि वो 7 टेम्पल्स में मन्नतें मांगने गया था और उसने तुम दोनों के बच्चे के लिए एक पेड़ पर कार्ड भी बांधा था। अब वो कार्ड पढ़कर कावेरी रोने लगती है और डिसाइड करती है कि वो फ्यूकी के बच्चे को जन्म देगी। उधर हम यूतो को किरीन स्टेच्यू के पास देखते हैं और फिर वो लोग हारून के जल्दी ठीक होने के लिए टेम्पल की तरफ किरीन चढ़ाने निकल जाते हैं। तभी मासूमिया, कागा और कावरी भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं और फिर कावरी दोनों पुलिस इंस्पेक्टर्स को थैंक यू कहकर टोक्यो से चली जाती है और फिर कावरी के जाते ही वहाँ खानमोरी आती है, जिसके बाद ये तीनों कागा के फादर की ग्रैंड एनिवर्सरी के लिए निकल जाते हैं और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें ताकि कोई भी मूवी आपसे मिस ना हो। अब मैं मिलूंगा आपसे अगली ऐसी ही शानदार कहानी के साथ। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।